करने में असफल पाया जाता है या मना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने पीठ की तरफ से कहा है कि कानून की मंशा ऐसे अपराधों की प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य करने की है। आपको बता दें कि संगीन अपराधों की श्रेणी में वे अपराध आते हैं जिनमें 3 साल या उससे अधिक की सजा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जांच अधिकारी यानी मामले का विवेचक बिना वारंट के भी अपराधी की गिरफ्तारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर एक ट्रेनी वकील ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला वकील के यौन शोषण के आरोप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित कर दी है। अपने ही न्यायाधीशों में से एक के खिलाफ यौन कदाचार के आरोपों की चपेट में आए सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप की जांच के लिए 3 न्यायाधीशों की समिति गठित कर दी है। आपको बता दें कि महिला वकील ने कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में अपने ब्लॉग में लिखा है। जर्नल ऑफ इंडियन लॉ एंड सोसाइटी के लिए 6 नवंबर को लिखे गए इस ब्लॉग में महिला वकील ने कहा है कि शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के साथ उसके इंटर्न करने के दौरान ये घटना हुई। ब्लॉग में लिखा गया है कि मेरी कथित कर्मठता के पुरस्कार के रूप में मुझे यौन उत्पीड़न से एक वृद्ध व्यक्ति ने पुरस्कृत किया जो मेरे दादा की उम्र का था। मैं इस पीड़ादायक विवरण का जिक्र नहीं करूंगी। अटॉर्नी जनरल गुलाम बाहनवती ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह के 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि हम कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, न्यायमूर्ति HL दत्तू और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की समिति गठित की है। वहीं प्रधान न्यायाधीश का कहना है कि संस्थान का मुखिया होने के नाते मैं इन आरोपों से चिंतित हूं और ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप सही है या गलत। फंड की जांच पर केजरीवाल का बयान। केजरीवाल ने कहा कि हर तरह की जांच को तैयार है, अगर दोषी पाए गए तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने विदेशी चंदे के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि वो अपने कोषों की सरकार द्वारा जांच के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही मांग की कि कांग्रेस और बीजेपी को भी वैसी ही जांच के लिए पेशकश करनी चाहिए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अपने कोषों की जांच के सरकारी आदेश का स्वागत करते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार कांग्रेस और बीजेपी के कोषों की भी जांच कराए। आप यानी आम आदमी पार्टी को 8 नवम्बर तक चंदों के रूप में करीब 19 करोड़ रूपए मिले हैं। चंदा देने वाले 63,000 लोगों में प्रवासी भारतीय भी हैं। वहीं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि आपको विदेशों से धन मिलने की शिकायतें मिलने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि शिंदे ने कहा कि इस तरह की जांच में वक्त लगता है। केजरीवाल ने कहा कि जांच के 48 घंटों के भीतर रिपोर्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को भी जांच करवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जारी है महाहड़ताल। हड़ताल के पहले दिन सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। प्रदेश भर के 16 लाख कर्मचारी अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। दफ्तरों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कर्मचारी दफ्तर के अंदर कामकाज करते थे वो आज सड़कों पर बाहर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। विरोध प्रदर्शनों में महिला कर्मचारी पुरुषों का बेबाकी से साथ दे रही थी। कई संगठन एकजुट नजर आए तो सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कर्मचारी 16 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के कर्मचारी राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि शासन के अभी तक हड़तालियों को मनाने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के अध्यक्ष अजय सिंह ने सरकार पर कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि सरकार मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार ने उनकी मांगे मान ली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरकार भ्रम पैदा कर रही है। वही कर्मचारी संगठनों का दावा है कि प्रदेश का यह दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है। इससे पहले कर्मचारी 1994-1995 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। उस समय सैकड़ों कर्मचारी नेताओं को जेल जाना पड़ा था। सूबे में 18 वर्ष बाद की सबसे बड़ी हड़ताल मानी जा रही है। हड़ताल में 200 से ज्यादा छोटे बड़े संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। विभिन्न संगठनों के 16 लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। हालांकि कर्मचारियों ने 16 नवंबर तक आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के हड़ताली काली पट्टी बांध कर विरोध जता रहे हैं। हड़ताल राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के बैनर तले किया जा रहा है। इतना
ही नहीं, हड़ताल के पहले दिन हड़ताली कर्मचारी आकस्मिक सेवाओं को जारी रखी और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वहीं हड़ताली कर्मचारियों की माने तो सपा सरकार ने उनके खिलाफ वादा खिलाफी की है और जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। राज्य कर्मचारियों की महाहड़ताल का असर पूरी तरह से राजधानी में देखने को मिला, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी थे जिन्होंने इस हड़ताल में पूरी तरह भाग नहीं लिया। राज्य कर्मचारियों की महाहड़ताल, जी हां, आज राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल का कॉल दिया था और आज से ही उन्होंने ये महाहड़ताल शुरू की, जिसमें लाखों की तादाद में राज्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। यह हड़ताल पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुई, लेकिन आखिरकार राज्य कर्मचारियों को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उनका कहना है कि राज्य सरकार उनकी बातें नहीं मान रही थी, जिसके चलते आखिरकार उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। जहां इस हड़ताल का पूरी तरह से हर महकमे पर असर देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ कुछ गुट और संगठन ऐसे थे जिन्होंने इस हड़ताल में भाग ही नहीं लिया। लखनऊ के ही कृषि भवन के कर्मचारियों ने पूरी तरह से कामकाज किया और आला अधिकारियों की माने तो उन्होंने भी इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की हड़ताल है। वहीं कर्मचारियों में सीधे तौर पर असमंजस का माहौल देखने को मिला। राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का जहां व्यापक असर देखने को मिल सकता है, वहीं जो गुट शामिल नहीं हुए हैं उनके बारे में भी अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो भी इस हड़ताल में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। यूपी की अखिलेश यादव सरकार को नित नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री आजम खान से नाराज सचिवालय कर्मचारियों की नाराजगी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। अब राज्य की अखिलेश यादव सरकार इस बात का दावा कर रही है कि हड़ताल बीच का रास्ता नहीं है, बल्कि संवाद बीच का रास्ता है और जल्द ही मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। कभी पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश भर के कर्मचारियों की चहेती बनी समाजवादी पार्टी की सरकार अब कर्मचारियों की नाराजगी के निशाने पर है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री आजम खान के रवैये से नाराज सचिवालय सेवा के कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने समझबूझकर फिलहाल मामले को शांत करवा दिया है। लेकिन अब प्रदेश में राज्य कर्मचारी महासंघ ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। सरकार दावा कर रही है कि सपा सरकार कर्मचारियों की अपनी सरकार है और हमेशा ही समाजवादी पार्टी की सरकार को कर्मचारियों का समर्थन मिलता रहा है। सरकार ने कर्मचारी हितों में कई फैसले भी लिए हैं और उनकी सभी विसंगतियों को दूर करने की कोशिश भी की है। यही नहीं, सरकार इस बात का भी दावा कर रही है कि हड़ताल मामले के हल के लिए बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा और मिल बैठकर इस मसले को हल भी कर लेंगे। बहरहाल कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में सूबे की अखिलेश यादव सरकार नाराज कर्मचारियों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बात को जानती है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नाराजगी उसके लिए मुसीबतें बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी ये भी जानती है कि ये समय रूठे को मनाने का है, न कि नाराजगी बढ़ाने का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री की माने तो उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सपा सरकार की नीतियों से परेशान होकर ही हड़ताल पे गए हैं। कांग्रेस हर हाल में हड़ताली कर्मचारियों के साथ है और सपा सरकार की नीतियों के खिलाफ ही 21 नवंबर को कांग्रेस पार्टी लखनऊ से आर पार की लड़ाई छेड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि बसपा सरकार के दौरान सरकारी कर्मचारी आरक्षण और पदोन्नति की नीतियों को लेकर परेशान थे और वर्तमान में सपा सरकार के समय वही सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों को लेकर निराश है। लिहाजा सपा और बसपा दोनों की ही सरकार से सरकारी कर्मचारी परेशान नजर आ रहे हैं और अब कांग्रेस राज्य सरकार के 18 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ नजर आएगी। सपा सरकार की नीतियों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा बिल न लागू करने के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस 21 नवंबर लखनऊ से आर पार की लड़ाई भी छेड़ने वाली है। निर्मल खत्री ने कहा कि लोकायुक्त जांच में भले ही मायावती को यूपी नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले से क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन सपा और बसपा दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। लिहाजा एक दूसरे की सरकार आने के बावजूद एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे हैं।
आरुषि हेमराज मर्डर केस में लंबे अरसे से चल रही बहस आज खत्म हो गई। इस मामले में अब इंतजार का वक्त खत्म हुआ और फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। सीबीआई कोर्ट ने फैसले के लिए 25 तारीख मुकर्रर की है। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में सीबीआई के बाद अब बचाव पक्ष ने भी आज बहस पूरी कर ली। साल 2008 में 15/16 मई की रात जलवायु विहार में डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की घर में ही हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की और उन्होंने तलवार दंपति को ही हत्यारोपी करार दिया। उसके बाद इस केस की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई। सीबीआई की पहली टीम ने पुलिस की थ्योरी से उलट कंपाउंडर कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को हत्यारोपी बना दिया था। हालांकि उन तीनों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। बाद में मामला फिर सीबीआई की दूसरी टीम के पास पहुंचा तो सीबीआई की टीम ने पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ही एक बार फिर तलवार दंपति को ही हत्यारोपी करार दिया। सीबीआई का तर्क था कि घर में 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 का कत्ल हो गया तो घर में मौजूद बाकी 2 लोगों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया। सीबीआई अदालत इस मामले में 25 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। हत्या के करीब 5 साल बाद अब इस मामले में फैसले का वक्त आया है। इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से 39 लोगों को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया गया, जबकि तलवार दंपति की तरफ से 7 गवाहों की गवाही सीबीआई कोर्ट में हुई। लोकायुक्त एन के मल्होत्रा ने नोएडा फार्म हाउस घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को क्लीन चिट दे दी है। मायावती के साथ नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों को भी क्लीन चिट दे दी गई है। 15 माह की जांच के बाद लोकायुक्त एन के मल्होत्रा ने नोएडा फार्म हाउस घोटाले की जांच रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी, जिसमें साफ कर दिया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और तत्कालीन नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का इस घोटाले से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये भी साफ कर दिया गया कि नोएडा आवंटन में कोई भी आर्थिक क्षति नहीं हुई है। तो लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आवंटन की राशि तय की गई राशि से काफी अधिक थी, जिसके कारण प्राधिकरण को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि लोकायुक्त ने सजेशन देते हुए कहा कि जिन लोगों को फार्म हाउस अलॉट है उनके कागजों की एक बार फिर से जांच की जाए और 3 महीने के अंदर नोएडा विकास प्राधिकरण उसकी रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपे। लोकायुक्त की क्लीन चिट के बाद 146 आवेदकों का भी रास्ता साफ हो गया है, जिसमें से 15 लोगों को अभी फार्म हाउस मिलना बचा है। लगातार अभी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे फार्मासिस्ट का आंदोलन आखिरकार आज स्वास्थ्य मंत्री के साथ वार्ता के बाद समाप्त हो गया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई वार्ता काफी सकारात्मक रही, जिसके बाद फार्मासिस्ट ने अपने आंदोलन को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे फार्मासिस्ट की हड़ताल आखिरकार विभागीय मंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई। फार्मासिस्ट ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में हड़ताल पर थे, जिसके चलते लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और सरकारी अस्पतालों में दवाएं भी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते लोगों में भी सरकार और विभाग के प्रति काफी रोष था। फार्मासिस्ट की हड़ताल तोड़वाने को लेकर विभागीय मंत्री ने भी 3 दौर की वार्ता कर उनसे हड़ताल समाप्त करने की अपील की, जिसके बाद हड़ताली फार्मासिस्ट ने अपनी हड़ताल को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि फार्मासिस्ट एसोसिएशन के साथ वार्ता में उनकी मांगों को जल्द ही पूरा करने पर सहमति बन गई है और बुधवार से फार्मासिस्ट हड़ताल से अपने काम पर लौट जाएंगे। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री और फार्मासिस्ट संघ की वार्ता काफी सफल रही, जिसके बाद अब फार्मासिस्ट हड़ताल समाप्त कर देंगे। अब प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में लोगों को दवाएं मुफ्त मिलने लगेंगी। उत्तराखंड में इन दिनों खंडूरी के लोकायुक्त के बड़े चर्चे हैं। प्रदेश में इसको लागू न करने के पीछे तू मैं जमकर हो रही है, लेकिन अब खंडूरी शासनकाल में बने ट्रांसफर अधिनियम की भी हिमायत शुरू हो गई है और यह हिमायत खुद कांग्रेस के अंदर से ही हो रही है। हालांकि प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि कोई भी स्थानांतरण होकर पहाड़ नहीं जाना चाहता। उत्तराखंड में एक बार फिर स्थानांतरण सीजन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जी हां, इस सत्र के बाद कई विभागों जिसमें शिक्षक, स्वास्थ्य महकमा समेत 52 से ज्यादा विभाग हैं, जिसमें कर्मचारियों को ट्रांसफर शुरू किए जाने। सेशन शुरू होने से पहले ही प्रदेश में कई विभागों में ट्रांसफर का खेल शुरू हो गया है। वहीं शिक्षा विभाग वर्तमान सत्र में किए गए स्थानांतरण को ही लागू नहीं करवा पा रही है। स्थिति ऐसी है कि लगभग 460 के करीब शिक्षकों ने स्थानांतरित पहाड़ में किए गए, लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जबकि यह सत्र लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे में आगामी 16
नवंबर से इन पर कार्रवाई करने की शिक्षा विभाग बात कर रहा है। साफ है, प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में न शिक्षक जाना चाहते हैं, न डॉक्टर, न ही इंजीनियर। वहीं अगले सत्र के लिए कर्मचारियों ने ट्रांसफर के लिए अर्जी लगानी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो 8,000 से ज्यादा आवेदन शिक्षा विभाग में आ चुके हैं। वहीं स्थिति ऐसी है कि 4,340 ऐसे मामले हैं जिसमें किसी मंत्री या विधायक की सिफारिश लगाई गई है। वहीं 1,800 आवेदन ऐसे हैं जिसमें किसी न किसी बीमारी का जिक्र स्थानांतरण के लिए किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा दिल की बीमारी के ग्रस्त बताया गया है। वहीं 100 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें परिवारजनों के द्वारा घर की परेशानी का हवाला दिया गया है। साफ है, कर्मचारी किसी भी हाल में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं।